नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा की मनोहर सरकार एक तरफ जहां प्रदेश की प्रगति के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है, तो वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों पर हरियाणा पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी मामले में गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 10 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार अपराध को खत्म करने के लिए काम कर रही है ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए मनोहर सरकार में अपराधियों के खिलाफ लगातार हरियाणा पुलिस अभियान चला रही है। कभी अपराध की कमाई से बनाई गई संपत्ति पर कार्रवाई की जाती है तो कहीं अभियान चलाकर एक साथ अनेकों अपराधियों की गिरफ्तारी की जाती है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस ने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे लगातार कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते हुए 10 कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी आरोपी अलग अलग राज्यों से एक साथ इकट्ठे किए गए थे। मूसेवाला मर्डर कांड का मुख्य आरोपी गोल्डी बराड़ कनाडा से बैठकर लगातार गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इन सभी आरोपियों के संपर्क में था और उसी के आदेश पर उन्हें किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा किया गया था। 10 में से 7 आरोपियों को पुलिस की वर्दी में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की वर्दी पहनकर ये आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने ही वाले थे। गुरुग्राम पुलिस ने सभी आरोपियों को सोहना रोड के महेंद्रवाड़ा गांव के पास से गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। 7 पुलिस की वर्दी, 3 विदेशी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस, 2 गाड़ियां बरामद की गई। मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ एसीपी क्राइम वरुण दहिया साहब हैं। सर, किस तरीके से ये पूरा जो ये टीम आपकी टीम ने काम किया है, 10 गुर्गों को है जो गिरफ्तार किया लॉरेंस? हम गुड़गांव पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटर्स को पकड़ने में। ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गोल्डी बराड़ द्वारा निर्देशित किसी तरीके से यहाँ पे गुड़गांव में असेंबल हुए थे। जिस तरीके से आपको पता है कि गुड़गांव पुलिस हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम से कला रामचंद्रन मैडम डीसीपी क्राइम सर से ये काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर करते हैं ऐसी किसी भी सोर्स रिपोर्ट को, ऐसी भी किसी सोर्स को या इन्फॉर्मेशन को, जिस प्रकार से अगर लॉरेंस बिश्नोई या कौशल गैंग वगैरह जो यहाँ संलिप्त रहे हैं गतिविधियों में, तो ऐसी कोई भी गतिविधियों को यहाँ अंजाम ना दे सके, गुड़गांव के हर नागरिक को एक सेफ्टी की भावना मिले। तो उस तरीके से प्रोएक्टिवली अप्रोच करते हुए एक अच्छे सोर्स को डेवलप करते हुए हमने इस पर एक्शन लिया है। गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और सेक्टर 31 इन दोनों यूनिट्स ने मिलकर इस ऑपरेशन को इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान और इंस्पेक्टर आनंद की टीमों ने इसको अच्छे से कंडक्ट करा है और मौके से इन लोगों को गिरफ्त में लिया है। कहाँ से सर इनको गिरफ्तार किया और क्या क्या बरामदगी इनसे की? देखिए, 7 एक्यूज जो पकड़े गए हैं ये कि सुनियोजित तरीके की एक प्लानिंग कर रहे थे, उसमें डकैती के संबंध में और अन्य किसी प्लानिंग के तहत गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच ने इनको महेंद्रवाड़ा एरिया है पुलिस स्टेशन भोंडसी के एरिया में, वहाँ से गिरफ्तार किया। 7 जो आरोपी थे वहाँ से गिरफ्तार किए थे, पुलिस की ड्रेस में वो थे, और जो अन्य जो 3 आरोपी हैं वो कहाँ से गिरफ्तार? अन्य 3 आरोपियों की अलग से इन्फॉर्मेशन हमारे पास चल रही थी। उस इन्फॉर्मेशन के तहत वो अपने देवीलाल स्टेडियम के पास से, सोना रोड के पास देवीलाल स्टेडियम है, वहाँ से इन तीनों को गिरफ्त में लिया गया। क्या क्या बरामद किया गया है कि सर विदेशी जो पिस्टल हैं वो भी बरामद की है? मौके पे जो 7 आरोपी थे उनसे 3 विदेशी पिस्टल थे, फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं, और 22 कार्ट्रिजेज हैं। तो ये मौके पर और पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर वो एक प्लानिंग को कंडक्ट करने की उसमें फिराक में थे।
क्या ये अब जिस तरीके से गुरुग्राम में कौशल गैंग है उसको टारगेट करने की योजना बनाई गई है? किसी भी प्रकार की ऐसी संभावना को हम मना नहीं करते, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जैसे कि इन लड़कों को जो एक्यूज हैं इनको हम पुलिस रिमांड पे लेंगे। पुलिस रिमांड के दौरान हम आपको क्लियर कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या इनकी प्लानिंग्स रही हैं, क्या क्या इनके टारगेट्स रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करेंगे। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या इन पे पहले भी मामले दर्ज हैं? देखिए, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लड़के हैं। इनको गोल्डी ब्राड के द्वारा निर्देशित करके यहाँ पर असेंबल करा गया और ये वहाँ के वांटेड भी हैं। जो पंजाब का लड़का है हरजोत है और लीला वगैरह, ये सब वांटेड हैं। जोगिंदर वांटेड है अपने राजस्थान से। तो ऐसे और इस तरीके की ये जो आपको पता होगा कि भी पंजाब के अंदर एक जो हत्याकांड हुआ था अपनी सिद्धू मूसेवाला का, ये उनके टच में भी लोग रहे हैं सारे। क्या इनमें से कोई ऐसा आरोपी है जो उस मर्डर में भी? नहीं, उसके अंदर नहीं है, लेकिन उनके साथी हैं ये। क्या गोल्डी बरार इनके संपर्क में था? गोल्डी बराड द्वारा ही इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे थे समय समय पर, जो अभी तक की पूछताछ में पता चला है। गोल्डी बराड, रोहित गोदारा जो कि मोस्ट वांटेड है राजस्थान पुलिस का भी, तो उनके द्वारा दिशा निर्देश के थ्रू ये यहाँ पर गुड़गांव पुलिस में किसी ऐसे एक्ट को करने आए थे। क्या अन्य साथी भी गुरुग्राम में सक्रिय हैं अभी? अभी तक की पूछताछ में जितने भी साथी थे हमने सबको पकड़ा है। शार्प शूटर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इन सभी को पकड़ने में गुड़गांव पुलिस ने एक सफलता प्राप्त करी है और ऐसी किसी भी घटना को होने से रोका गया है। और कोशिश यही है कि अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति और संलिप्त पाया जाता है तो हम टाइमली उसके ऊपर एक्शन लें। गुड़गांव में कौन ऑपरेट कर रहा था? इन 10 लोगों में से कौन पूरी लीड कर रहा था? इनमें से जो लड़का था, जो हमने पहले 7 लड़के पकड़े हैं साथ में, उसमें जोगिंदर इनको लीड कर रहा था और वो डायरेक्ट टच में था गोल्डी बराड से। गोल्डी बराड उसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा था, हर चीज़ के बारे में सूचना और किस प्रकार से कौन कौन लड़के उसके साथ आके जुड़ेंगे, वेपन्स कहाँ से अवेलेबल होगा, सारी सूचनाएं गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ही दे रहे थे उनको। क्या ऐसी कोई चैट या फिर कोई ऐसी इनपुट मिली है जिसमें तमाम चीज़ें? इनके पास जो मोबाइल डिवाइसेस मिले हैं और भी ऐसी चीज़ें हैं, उनको थ्रू हम एक बार पूरी फोरेंसिक से जांच कराएंगे और एग्जैक्टली जितनी भी डिटेल्स मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमेशा सक्रिय भूमिका में रहते हैं और इसके लिए लगातार वो समीक्षा बैठकें भी करते रहते हैं। इससे पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी इस बारे में जानकारी साझा कर चुके हैं कि किस तरह से हरियाणा की पुलिस हर मामले में प्रदेश की जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए कितना कठिन परिश्रम करती है। वो हर प्रकार के और आधुनिक ऑनलाइन सेवाओं से जनता को सहयोग करती है। अंत्योदय सरल हर समय पोर्टल पर 32 नागरिक सेवाएं पुलिस के द्वारा ये दी जाती हैं। ऑनलाइन शस्त्र लाइसेंस सेवाएं ये प्रदान की जाती हैं और इसी प्रकार स्वास्थ्य, पुलिस और अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं 112 के माध्यम से और ये भी दी जाती हैं। हमने यहाँ साइबर थाने, जो कि इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम ये भी बहुत हो रहा है। तो इस साइबर क्राइम पर भी हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए 29 साइबर थाने और 309 साइबर डेस्क ये स्थापित किए हैं। जहां तक महिलाओं के थानों का विषय है, जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक ये हमने स्थापित किए हैं और साथ ही महिलाओं की संख्या 9% अभी हमारी पुलिस में है। हमारा टारगेट है कि हम इस महिलाओं की संख्या को 15% को किस प्रकार से लेकर के जाए। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये भी महिलाओं की सुरक्षा में बहुत एक कारगर एक हथियार ये हमारा बना है। हमने अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग सचिवालय ये बनाए हैं। आसपास के 7 राज्य इनका एक एंटी ड्रग सचिवालय पंचकुला में स्थापित हुआ है। आपस में समन्वय करके हम ड्रग से अपने युवकों को कैसे बचा सकें और किस प्रकार से भावी पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, कारगर तरीके से हमारा पुलिस बल ये एक अहम कर्तव्य ये कर रहा है। प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मनोहर सरकार और हरियाणा पुलिस लगातार प्रयासरत हैं और आरोपियों की धरपकड़ भी लगातार की जा रही है ताकि प्रदेश में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। और
हरियाणा सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। एक तरफ तो प्राकृतिक खेती करने से किसानों की आय दोगुना होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जहर मुक्त खेती न करने की वजह से समाज को भी बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी। ऐसे में किसान सिर्फ नेचुरल खेती करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके अलावा नई तकनीक को भी समझ रहे हैं और खेती में नई नई तकनीकें आ गई हैं, जिसकी वजह से उतनी कमाई हो रही है जितना कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये रिपोर्ट देखिए। समय के साथ खेती को लाभदायक बनाने के लिए खेती के तरीके बदल गए हैं। किसान पारंपरिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें हरियाणा की मनोहर सरकार की तारीफ करनी होगी। समय समय पर किसानों को अलग अलग तरीकों से आर्थिक सहायता के साथ ही जागरूक करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से प्राकृतिक खेती करने की अपील करते रहते हैं। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हमें और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए कृषि को छोड़ना नहीं है। कृषि हमारी आर्थिक जो निर्भरता है उस पर कृषि की निर्भरता कम करके बाकी चीजों में आगे बढ़े, क्योंकि कृषि की कठिनाइयां, 2-3 कठिनाइयां पैदा हो गई है। एक कठिनाई पैदा हो गई कि जोत छोटी हो गई है। जो पहले 5 एकड़ 6 एकड़ की जोत थी, अब किसान की जोत 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ रह गई। परिवार बढ़ रहे हैं, जमीन उतनी है, बंटवारे हो रहे हैं, उसमें किसान का गुजारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक समस्या और पैदा हो गई कि खेती को बढ़ाया हमने, केमिकल उत्पाद, यूरिया, पोटाशियम, डीएपी, इससे क्वालिटी अनाज की वो दूषित हो गई। और ये जो पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता था, अनाज पैदा करता था, इस अनाज के खाने के बाद साथ साथ बीमारियां बढ़ गई, कैंसर के रोग बढ़ गए, तरह तरह के केमिकल्स, वो या तो पानी में जो मिलते थे, पानी खराब हो गया, बीमारियां कैंसर की खूब बढ़ी, लोग बीमार रहने लग गए। तब ये ध्यान में आया कि नहीं, हमारा प्राचीन काल का जो अन्न था उसमें केमिकल नहीं थे, उससे ये रोग नहीं बढ़ते थे। ऐसे ही एक संकट आ गया पानी का। पानी हमारा अपना नहीं था, क्योंकि पानी के स्रोत या तो पंजाब में है या यूपी में है। हमारे यहां तो पहाड़ में एक भी नदी आती नहीं है, यमुना से थोड़ा सा पानी मिलता है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए भी जो हमारी खेती बंजर जमीन की थी, वहां भी पानी वाली फसलें होने लग गई। यहां धान लोग उगाते नहीं थे, धान में 2 पैसे की आमदन अच्छी थी, उसमें पानी ज्यादा खपत होने लग गई। और कहीं कहीं पानी की डूब शुरू हो गई, क्योंकि विकास के काम शुरू हुए, सड़कें बन गई, बिल्डिंग बन गई, शहर बन गए। जो पानी आसानी से निकल करके नदियों में चला जाता था, नालों में चला जाता था, वो पानी रुकने लग गया। उससे वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, जमीन खराब होनी शुरू हो गई। तो ये 3-4 संकट हमारे हैं। इन संकट में से हमको निकलना है। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं। उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी, लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। खेती में अब नई नई तकनीक भी आ चुकी हैं, यानी खेती करने का तरीका अब काफी बदल चुका है। इन्हीं में से एक है पॉली हाउस खेती, जो कि कृषि का एक नवाचार है। यहाँ किसान जिम्मेदार कारकों को नियंत्रित करके उपयुक्त वातावरण में अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। यह ज्ञानवर्धक तरीका किसानों को कई लाभ निकालने में मदद करता है। लोग पॉली हाउस खेती में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि यह अधिक लाभदायक है और पारंपरिक खुली खेती की तुलना में इसके जोखिम बहुत कम हैं।
साथ ही यह एक ऐसी विधि है जिसमें किसान पूरे वर्ष फसल उगाते रह सकते हैं। सोनीपत के मनौली गांव के प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार भी पॉली हाउस खेती कर रहे हैं। अपने 2 एकड़ के पॉली हाउस में अलग अलग सब्जियां उगा रहे हैं और आज लाखों कमा रहे हैं। दिनेश कुमार ने फिलहाल कुकुम्बर बीज लगाए। साथ ही उन्होंने ये डिटेल में भी बताया है कि पॉली हाउस को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जो सरासर गलत हैं। इसे समझने की जरूरत है और ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। वास्तव में ये एग्रीकल्चर की बड़ी हायर टेक्नोलॉजी है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी था। कारण कोई बड़े नहीं है फेल्योरिटी के कारण इसलिए बने हुए हैं कि किसान ने इसके एग्रोनॉमी को या इसके ज्ञान को लिया नहीं और वो तुरंत जो है ना जल्दी करके इसके अंदर आ गए। अभी आप मेरे पॉली हाउस के अंदर खड़े हैं। मैंने इसमें सीडलेस कुकुम्बर लगाया हुआ है जो एक सर्दियों में मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें से फसल लेने की और मेरी फसल चल भी पड़ी है बहुत अच्छे से, आप देख भी रहे हो। अभी पॉली हाउस में ये टेक्नोलॉजी 100% फेल नहीं है क्योंकि मैंने जो किया है या हरियाणा में जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले लगाने वालों में मैं था पॉली हाउस और मैंने इसकी एग्रोनॉमी को अच्छे से सीख के और तब मैं इस क्षेत्र में आया। कुछ समय हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमें लगा कि भाई बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है और इसमें हम उतना नहीं कर पाएंगे और पैसा ज़्यादा लग रहा है और इनकम कम है। लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल बाद जैसे ही हमने इसके जो चैलेंज थे उनको देखा, उनको सॉर्ट आउट किया और इसके साथ काम करना शुरू किया तो हमें उनमें सफलता मिलने लगी और इतनी बड़ी सफलता मिलने लगी कि भाई अगर आंकड़ों की बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए आप इसमें कमा सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात बता रहा हूँ एक किसान होने के नाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 95% लोग इसमें फेल जा रहे हैं। उनको यकीन ही नहीं हो पा रहा कि भाई इसमें इतना संभव है। उसका एक कारण है कि भाई एक तो इसकी साइंस को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसकी साइंस समझे बगैर एक आम खेती या आम पैटर्न से इसमें काम कर रहे हो तो आप इसमें बिल्कुल भी लाभ नहीं ले पाएंगे। उसका कारण है कि एक तो बीजों का सिलेक्शन, एक इसके अंदर जो बीमारियां हैं। अभी आप बात करें पूरी दुनिया निमेटोड से बड़ी ग्रस्त है। हमारे यहाँ भी निमेटोड आया और उसने फसलों को बर्बाद भी किया। हमें भी लगा कि भाई पॉली हाउसों को बंद कर देना चाहिए, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने धीरे धीरे खोजते खोजते उसके भी हमने ऑर्गेनिक उपाय ढूंढे और आज हम फिर दोबारा जो है ना बड़े सफलतापूर्वक फसलों को लेने लग रहे हैं। गैप कहाँ है? गैप एक सफल और असफल किसान में केवल थोड़े से ज्ञान का है। वो क्या हो रहा है कि उसको मास्टर बनने की बजाय एक स्टूडेंट बन के अगर इसको सीखे ना तो इसके जितने चैलेंज है कुछ नहीं, जो छोटे छोटे चैलेंज हैं उनको सॉर्ट आउट करना है और उनके सॉल्यूशन निकालना है। हमने उन्हीं चीज़ों को किया, प्रैक्टिकल करके देखा और हम सफल हो गए। अब सच्चाई ये है कि पिछली बार मैंने कैप्सिकम भी लिया था, मैंने 15 लाख रुपए एकड़ का कैप्सिकम भी बेचा। मैंने 6-7 लाख रुपए एकड़ का उसके बाद कुकुम्बर बेचा और फिर एक क्रॉप मैंने कुकुम्बर की लगा ली और उससे पहले भी हमने कलर कैप्सिकम और एक पॉली हाउस में मैंने खरबूजा भी लगाया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी फेल है या फेल हो रही? कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, ज्ञान की कमी है। और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी फेल है तो मेरे से आप मिल सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं, क्योंकि मैं दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्टों के साथ काम कर रहा हूं और मैंने यही सीखा है कि भाई इसमें आप अगर डबल इनकम लेनी है प्रति एकड़, एक किसान को बिजनेसमैन बनना है, सूटेड बूटेड होके आना है, खेत में गाड़ी लेके आना है, तो ये संभव केवल और केवल पॉली हाउस कल्चर से हो सकता है और ओपन में उतना संभव ये नहीं है। तो आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाइए और किसानों को मैं ये इंस्पायर भी कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं अज्ञान में या पैसा सुन के या स्ट्रक्चर के बारे में सुन के या ये सोच के कि पड़ोसी के पॉली हाउस पे तो लाल बत्ती की गाड़ी आ रही है इसलिए पॉली हाउस लगा रहा है, तो उस चक्कर में तो बिल्कुल ना फंसे। क्योंकि जो ट्रेनिंग लेके इस काम को कर रहा है और उन जो सफल किसानों से जो मिलके काम कर रहा है वो 100% सफल होगा। और बाकी सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। इसी से प्रेरित होकर यमुनानगर के चमरोड़ी गांव के प्रगतिशील किसान विजय कंबोज भी पॉली हाउस की खेती कर रहे हैं। साल 2019 से पॉली हाउस लगाकर तरह तरह की खेती विजय कंबोज के द्वारा की जा रही है। प्रगतिशील किसान ने बताया कि पहले वो परंपरागत खेती करते थे, लेकिन 2019 में वो अपने भाई से प्रभावित हुए और उन्होंने बागवानी विभाग से संपर्क किया, जिसके बाद घरौंडा में उन्होंने ट्रेनिंग ली और 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाया। किसान ने बताया कि पॉली हाउस के लिए सरकार की तरफ से उन्हें 65% अनुदान मिला
और जब उन्होंने पॉली हाउस खेती में हाथ आजमाया तो उन्हें पता लगा कि इसमें खाद और पानी भी कम उपयोग होता है और उत्पादन ज्यादा होता है। विजय ने बताया कि पॉली हाउस में किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी उगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मौसम के विपरीत भी तापमान को किया जा सकता है। किसान इन दिनों रंगीन शिमला मिर्च और खीरे की खेती कर रहे हैं। विजय का कहना है कि एक तरफ परंपरागत खेती करते हुए उनके खेतों की उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही थी, तो वहीं उसमें पानी भी ज्यादा लगता था, लेकिन इसके माध्यम से सभी चीजों की बचत हो रही है और सरकार का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। ये खेती मैंने 2019 में शुरू की और मेरे बड़े भाई से मुझको ये प्रेरणा मिली। मैं पहले ओपन में खेती कर रहा था, तो उसमें मुझे कोई खास लाभ नहीं हो रहा था, तो बड़े भाई ने मेरे को मोटिव किया और घरौंडा जाके मैंने ट्रेनिंग ली इसकी और वहाँ से ट्रेनिंग लेके मैंने अपना प्लाट लगाया और उससे मुझे अच्छी प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद मैंने दूसरा प्लाट भी लगाया। मेरे पास अब 2 प्लाट हैं और मुझे अच्छी इनकम हो रही है और पानी की भी इसमें काफी बचत है, पानी भी बहुत कम लगता है। इसके अंदर हम कलर शिमला मिर्च उगाते हैं जो लाल और पीली होती है और जो अच्छे दाम में बिकती है, और हम उसको दिल्ली और चंडीगढ़ मंडी में बेचते हैं, वहाँ से हमें अच्छे दाम मिलते हैं उसके। फूलों की खेती में भी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन उसके हमारे मार्केट का ज्यादा दूर है, तो हमें उसको ले जाने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसको एसी गाड़ी में ले जा सकते हैं और ऐसे हम इतनी दूर ले जाने में वो फूल खराब हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसकी खेती नहीं कर पाते। हाँ, सरकार ने हमारा काफी सहयोग किया। प्लांट हमें सिर्फ मतलब अपना 35% शेयर दिया और 65% शेयर जो है गवर्नमेंट ने दिया, और जिससे हमें आसानी से हम अपना प्लाट लगा सके। हाँ, सीड काफी महंगा है पॉली हाउस का जो है, और उसकी जो है गवर्नमेंट सीडलिंग पे सब्सिडी दे रही है। मेरे अब 2 एकड़ में मेरे प्लाट लगे हुए हैं। उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ओपन खेती बजाय प्रोटेक्टिव खेती में आए, जिससे आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सके। का काफी अच्छा योगदान है, वो हमें समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं और जो कोई हमें दिक्कत होती है उसका मतलब वो निदान करते हैं। वहीं बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास में है और किसानों को अलग तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से परंपरागत खेती में किसान को मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वहीं पॉली हाउस में मौसम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कई तरह के कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो खुले खेत में नुकसान करते हैं, लेकिन पॉली हाउस में ये कीट पतंगे नहीं आ पाते और साथ ही पानी का भी बचाव होता है, क्योंकि इसमें ड्रिप इरिगेशन की जाती है। देखिए, अगर संरक्षित खेती की बात करें तो ये एक नई तकनीक है और आमतौर पे हम लोग खेती में देखते कई तरह की समस्याओं का सामना किसान भाई करते हैं, जैसे मौसम की हो गई। तो अभी यहाँ पे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी इसका ट्रेंड अभी शुरू हो गया है। तो बागवानी विभाग शुरू से ही इस खेती को प्रमोशन करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चला रहा है। तो किसान जो है रंग बिरंगी मिर्चें बिल्कुल अलग तरह की खेती कर रहा है, तो हॉर्टिकल्चर ने कैसे योगदान दिया है? सबसे पहले तो हम लोग उनको ये बताते हैं कि इसकी जो ट्रेनिंग्स होती है, आप कहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो बागवानी विभाग जो हमारा करनाल में है हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रशिक्षण का प्रोविजन कराते हैं। कोई भी किसान भाई, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। दूसरा, हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं कि इस तरह के जो ग्रीन हाउस या नेट हाउस बनते हैं उनका आमतौर पर खर्चा काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। तो हम लोग 50% से लेकर 85% तक का अनुदान 1 एकड़ के हिसाब से एक किसान को दे रहे हैं। पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉली हाउस सब्सिडी सहित कई कदम उठाए गए हैं। यह सब्सिडी लेकर किसानों को अपनी जेब से काफी कम पैसे देने पड़ रहे हैं। कई ग्रामीण बैंक पॉली हाउस सब्सिडी और ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। संक्षेप में, पॉली हाउस सब्सिडी किसानों को पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने और पारंपरिक खुली खेती से जुड़े भारी नुकसान से किसानों को बचाने के लिए दी जाने वाली मौद्रिक सहायता है। हरियाणा के बागवानी विभाग की तरफ से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को कम दाम में ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि
कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।